दोस्तों, आज हम आपको स्त्री चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएंगे। प्राचीन समय की बात है। एक संत नगर के बीच से होते हुए एक लंबी यात्रा के लिए जा रहे थे। शाम हो जाती है, रात ढलने लगती है। जिस रास्ते संत जा रहे थे उसी रास्ते से होकर एक बुनकर और उसकी पत्नी आ रहे थे। जैसे ही बीच रास्ते में वह संत बुनकर और उसकी पत्नी का मिलाप हुआ तो रात ज़्यादा हो जाने के कारण वह संत उस बुनकर से कहता है कि हे बालक, मैं एक संत हूँ और मैं एक लंबी यात्रा को जा रहा हूँ और मुझे चलते चलते रात्रि हो चुकी है। क्या तुम मुझे रात भर के लिए अपने घर में शरण दे सकते हो? क्योंकि अब रात ज़्यादा हो चुकी है। सूर्य की पहली किरण निकलते ही मैं चला जाऊंगा। बुनकर ने संत की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे संत महाराज, आप अगर बोल ही रहे हैं तो आप मेरे घर रुककर रात गुजार सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो आप सुबह जा सकते हैं। उसके बाद बुनकर अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम संत महाराज जी को घर लेकर चलो और तब तक मैं दूसरे गांव में जाकर मदिरा पान करके आता हूँ और तुम तब तक संत महाराज जी को घर ले जाकर इन्हें भोजन ग्रहण करवाओ। इसके बाद बुनकर अपनी पत्नी को यह कहकर दूसरे गांव की तरफ मदिरा पान करने के लिए चला जाता है और बुनकर की पत्नी उन संत को अपने घर ले जाकर बिठा देते हैं। उन संत महाराज जी के लिए जल्दी जल्दी भोजन बनाने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मैं इन संत महाराज जी को जल्दी जल्दी भोजन खिलाकर अपने प्रेमी मित्र से मिलने जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति अभी दूसरे गांव में मदिरा पीने के लिए गए हैं और उन्हें आते आते बहुत समय लग जाएगा। उसके बाद बुनकर की पति संत महाराज जी को भोजन कराकर विश्राम करने को कहता है। उसके बाद वह सज धज कर और श्रृंगार कर अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए चल देती है। जैसे ही बुनकर की पत्नी आधे रास्ते में पहुंचती है तो उसे शराब में धुत पति आता हुआ दिख जाता है। तो बुनकर की पत्नी जल्दबाजी में हड़बड़ा जाती है और पीछे की तरफ भागने लगती है और जो उसने श्रृंगार कर रखा था उसे फिर से मिटाने लगती है। परंतु जैसे ही बुनकर की वह पत्नी अपने पति को आते देख पीछे की तरफ वापस आने लगी तो इस पूरी घटना को बुनकर ने देख लिया था और बुनकर समझ गया था कि मेरी पत्नी अपने किसी प्रेमी मित्र से मिलने जा रही है। बुनकर पहले भी अपने पड़ोसी लोगों के मुख से अपने पत्नी के बारे में कई प्रकार की जलील बातें सुनी थी, इसलिए उसे यह पता था कि उसकी पत्नी का चक्कर किसी अन्य मर्द के साथ है। उसके बाद बुनकर अपने घर की तरफ जाता है और बुनकर की पत्नी अपने पति से डरकर लौटकर वापस घर चली आती है और घर में आकर अपने पूरे श्रृंगार को फिर से मिटा देती है और पहले जैसे ही वेशभूषा पहन लेती है। दोस्तों, उसके बाद नशे में धुत बुनकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है और कहने लगता है कि हे प्रिय, मैंने अभी अभी तुम्हें कहीं जाते हुए देखा था। तुम कहाँ जा रही थी? मुझे तुम पर यहाँ शक है कि तुम मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष से मिलने जाती हो, परंतु तुम मुझसे यह बात छुपा रही हो। जैसे ही बुनकर ने अपनी पत्नी से यह बात कही तो बुनकर की पत्नी गुस्से में लाल हो गई और बुनकर को कई सारे अपशब्द सुना दिया और उसे अपने नाम से बुलाने लगी। दोस्तों,
कहते हैं जो आदमी दोषी होता है या जो मनुष्य दोषी होता है, उसके घात का भाव उसके शरीर पर ही दिखने लगता है। यानी जो आदमी दोषी होता है, जिसने आपके साथ कोई दोष किया हो, वह आपसे आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर सकता है। उसके मुख पर पसीने का भाव होता है, उसका मुख लाल हो जाता है और इसके कई सारे लक्षण दिखाई देता है। यहाँ सब बातें बुनकर के यहाँ जो संत ठहरे हुए थे, वे सुन रहे थे और अपनी आँखों से भी देख रहे थे। उसके बाद बुनकर नशे में धुत अपनी पत्नी के अपशब्द सुनने के बाद अपनी पत्नी को अपने घर के अंदर ही बांध देता है और बुनकर नशे में धुत अपने घर के अंदर जाकर सो जाता है। दोस्तों, उसके कुछ समय बाद बुनकर की पत्नी की एक सहेली जिसका नाम लाइन, वो आती है। जैसे ही वह लाइन सहेली बुनकर की पत्नी के पास आती है और कहती है कि हे सखी, तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा है। उसके बाद बुनकर की पत्नी अपने सहेली से सारी बात बता देती है और उसके बाद लाइन अपने सहेली बुनकर की पत्नी से कहती है कि सखी, तुम्हारा प्रेमी मित्र तुमसे मिलने के लिए जंगल में खड़ा है और तुम उससे मिलने के लिए अभी और इसी समय जाओ और मिलकर आओ। दोस्तों, बुनकर की वह पत्नी अपनी सहेली लाइन से कहती है कि मैं अपनी प्रेमी मित्र से मिलने तो चला जाऊंगी, परंतु मुझे मेरे पति ने सज़ा देने के लिए बांध रखा है। अगर वो फिर निद्रा से जाग गया और मुझे यहाँ बंधा हुआ नहीं पाया तो न जाने वो मेरे साथ क्या कर देगा। इसलिए मैं अपने प्रेमी मित्र से मिलने नहीं जा पाऊंगी। लाइन बुनकर की पत्नी से कहती है कि सहेली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बंधन से खोल दूंगी और तुम्हारी जगह मैं अपने आप को बांध लूंगी। तब तक तुम अपने प्रेमी मित्र से मिलकर आओ और फिर तुम मुझे इस बंधन से खोल देना जब तक तुम्हारी पति का निद्रा भी नहीं खुलेगा, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत है। दोस्तों, उसके बाद बुनकर की पत्नी अपनी सहेली लाइन की मदद से अपने प्रेमी मित्र से मिलने चली जाती है और बुनकर की पत्नी की जगह उसकी सहेली अपने आप को बांध लेती है और एक लंबा सा घूंघट डाल लेती है। दोस्तों, कुछ समय बाद बुनकर का नशा कम होता है तो उसका गुस्सा भी कम होता है और उसके बाद बुनकर जहाँ पर अपनी पत्नी को बांध रखा था वहाँ पर जाता है, यानी लाइन के पास जाता है और अपनी पत्नी समझकर वह लाइन से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारी सभी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, परंतु तुम आज के बाद जीवन में कभी अपशब्द नहीं बोलोगे और मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष से मिलने नहीं जाओगे। अगर तुम मेरे इस दो बात को स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हें कभी दंडित नहीं करूँगा और मैं तुम्हें अभी तुरंत इस बंधन से मुक्त कर दूंगा। उसके बाद लाइन कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि अगर लाइन बुनकर की बातों का जवाब देती तो बुनकर उसकी आवाज़ को समझ जाता। इसलिए बुनकर के कई बार बोलने के बावजूद भी लाइन बुनकर की किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद बुनकर लाइन को अपनी पत्नी मानकर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में लाइन को अपनी पत्नी समझकर उसका नाक काट देता है और फिर नशे में धुत जाकर सो जाता है। कुछ समय के बाद बुनकर की पत्नी वापस आती है और आकर देखती है कि उसकी सहेली लाइन की नाक
कटी हुई थी। उसके बाद लाइन अपनी सहेली बुनकर की पत्नी को सारी बातें बता देती है और कहती है कि आज तुम्हारे पति ने मुझे तुम समझकर मेरे नाक काट दिया है। दोस्तों, उसके बाद बुनकर की पत्नी अपने आप को रस्सी से बांध लेती है और अपनी सहेली को मुक्त कर देती है और वह लाइन दर्द पीड़ा के कारण अपने घर जाकर एक चारपाई में लेट जाती है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद फिर से बुनकर उठकर आता है और आकर बोलता है कि अब की बार तुम्हारी नाक काटा था, अब मैं फिर तुमसे उन्हीं दो बातों के बारे में वचन लेना चाहता हूँ। अगर तुम फिर से ना कर दोगी तो अब की बार मैं तुम्हारी कान काट दूंगा। उसके बाद बुनकर अपनी दोनों शर्तों को पत्नी के सामने रखती है तो बुनकर की पत्नी बुनकर से कहती है, दुष्ट, तुमने बहुत बड़ा पाप किया मेरी नाक काट कर, परंतु मैं एक सतीव्रता स्त्री हूँ। मैंने कभी किसी अन्य पुरुष की तरफ ना ही देखा हूँ और ना ही कोई चाहा है। तुम मेरे ऊपर कलंक लगा रहे हो। अगर मैं वाकई में एक चरित्रहीन स्त्री हूँ तो मेरी राख हो जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने जो मेरी नाक काटी थी वह नाक अभी और इसी समय पहले जैसी हो जाएगी। उसके बाद बुनकर की पत्नी जैसे ही यह शब्द बोलती है और अपनी घूंघट खोलती है और कहती है कि दुष्ट, मैंने बोला था कि अगर मैं चरित्रहीन हूँ तो मेरी राख हो जाएगी, परंतु अगर मैं चरित्रहीन नहीं हूँ तो तुमने जो मेरी नाक काटी थी वो फिर से ठीक हो जाएगी। और ये देख लो, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, इसलिए मेरी जो नाक तुमने काटी थी वो फिर से ठीक हो चुकी है। जैसे ही बुनकर अपनी पत्नी की नाक देखता है तो वाकई में नाक ठीक दिखाई देता है और धरती पर कई सारा रक्त पड़ा मिलता है। उसके बाद बुनकर इस घटना को चमत्कार मानने लगता है, परंतु बुनकर को क्या पता था कि उसकी चरित्रहीन पत्नी उसे मूर्ख बना रही है। उसके बाद बुनकर इस घटना को सत्य घटना मानकर अपनी पत्नी को पूजा करने लगता है और उसे चारपाई में बिठा देता है। इस सारी घटना को वह संत देख रहे थे। वह सारी रात उस संत के लिए एक कठिन रात था। उसके बाद जैसे ही सवेरा होता है, जिस लाइन की नाक बुनकर ने काटी थी वह लाइन अपने घर एक चारपाई में पड़ी पड़ी रो रही थी। उसके बाद लाइन यह सोचती है कि आज मेरी नाक को मेरी सहेली की पति बुनकर ने काट दी है, परंतु अब जैसे मेरे पति यहाँ आएंगे और मेरे यहाँ कटी हुई नाक देखेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। उसके बाद लाइन सारी योजना बना लेती है। इस बुनकर के आरोप को अपने पति के ऊपर थोपना होगा ताकि मैं इस कलंक से बच सकूं। उसके बाद लाइन अपने पति के आते ही खड़ी हो जाती है और लाइन का पति लुई एक राजा के पास पत्थर फोड़ने का काम किया करता था। तो जैसे ही लाइन का पति लुई आता है और कहता है कि हे भाग्यवान, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, ऐसा करो कि तुम मुझे चाकू और छुरी दे दो, परंतु तुम आज मुझे छुरी ही दे दो जिससे मैं पत्थरों को तोड़ सकूं। उसके बाद लाइन जानबूझकर अपने पति को छुरी के जगह चाकू देती है। जैसे ही वह अपने पति को चाकू देती है तो पति लुई अपनी पत्नी की बेवकूफ़ी को देखकर गुस्सा हो जाता है और उस चाकू को फेंककर मारता है और कहता है कि मूर्ख हो, मैं तुमसे छुरी मांग रहा हूँ। जैसे ही लुई अपनी पत्नी की ओर चाकू को फेंक मारता है, लाइन जानबूझकर झूठा ढोंग करने लगती है और अपने नाक को पकड़कर रोने लगती है, जबकि वह चाकू उसे छुआ भी नहीं था।
और घर से बाहर निकलकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, बचाओ बचाओ, मेरे पति ने मुझ जैसे पतिव्रता स्त्री का नाक काट कर कलंक लगा दिया। जैसे ही सारे गांव के लोग इकट्ठा होने लगता है और यह घटना उस राज्य के राजा को पता लगता है, तो राजा ने कुछ सिपाही भेजकर उस लुई को अपने दरबार में बुलाते हैं और उस लुई से पूछते हैं कि तुमने अपने पत्नी की नाक क्यों काटी। लुई राजा के प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता है और अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है। लुई की इस हरकत को देखकर राजा समझ जाता है कि लुई बिना बात के ही उसके पत्नी का नाक काटा है। राजा लुई को सूली पर चढ़ाने का दंड देता है। जैसे ही सिपाही लुई को सूली में चढ़ाने लगते हैं, उसी समय संत यहाँ आ जाता है, जो इस पूरी घटना को उस रात देखा था और राजा के सामने बुनकर उसके पत्नी और लाइन की सारी कहानी बता देता है। और संत राजा से कहता है कि हे राजन, मैं इस घटना के रात में बुनकर के घर में रात गुजारा था, इसीलिए मुझे यहाँ सारी कहानी मालूम है। और राजा उसके बाद बुनकर उसके पत्नी और लाइन को राज दरबार में बुलाते हैं और लुई को सूली की दंड से आज़ाद कर देते हैं। उसके बाद राजा बुनकर और उसके पत्नी को नाक और कान को कटवाकर उन्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसलिए आज तक स्त्री चरित्र की कहानी को कोई भी नहीं समझ पाया। स्वयं ब्रह्मा जी भी स्त्री का भेद नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।